हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल निरपेक्षवाद में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी ज्योग्राफी सीरीज का जो वीडियो लेक्चर चल रहा है उसका ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे डेथ ऑफ स्टार, कि तारे बनते कैसे हैं और फिर उनकी मृत्यु कैसे होती है। मृत्यु का मतलब होता है कि जब उनके सारे फ्यूल्स जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन होता है जो कि हीलियम बनाता है, वो जब खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से तो तारों में जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, वो पूरी तरह से रुक जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं कि तारों का मरना। ठीक है फ्रेंड्स, तारों की जो डेथ होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तारों के सारे फ्यूल्स खत्म हो गए तो इसके बाद उनमें कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि डेथ ऑफ ए स्टार, स्टार्स डाइज इन टू वेज, दो तरीके से तारों की डेथ होती है। एंड ऑल इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार। और कोई तारा कौन से प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस के थ्रू अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचेगा, वो उसके मास यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। यानी कि जो तारे बहुत ही भारी होते हैं उनका जो डेथ का प्रोसेस होता है वो अलग तरीके से होता है, और जो थोड़े हल्के होते हैं जैसे कि जिनका मास हमारा सूर्य के मास से कम होता है, वो एक अलग तरीके से उनकी डेथ प्रोसेस पूरी तरह से होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि देखिए, जैसे कि मैंने बनाया है कि यहाँ पे दो तरह के तारे म- अपने डेथ तक पहुँचते हैं। ये यहाँ पे है ना, for stars whose mass are less than 1.44 times of mass of sun। ये जो 1.44 यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक बहुत ही एक स्पेशल नंबर है। ठीक है ना, एक बहुत ही साइंटिस्ट हुए साउथ इंडिया के, जो बाद में अमेरिका चले गए, शिकागो में जाके उन्होंने स्टार्स के पूरी लाइफ साइकिल पे बहुत ही रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि तारों की जो डेथ होती है वो दो तरीके से होती है। ऐसे तारे जिनका जो द्रव्यमान होता है वो हमारे सन के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू अपनी लास्ट स्टेज को प्राप्त करते हैं। और जिनका मास हमारे सन के मास के 1.44 टाइम्स से कम होता है, वो रेड जाइंट के थ्रू अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं। तो हमको दोनों ही चीज़ें समझनी है दोस्तों, कि रेड जाइंट क्या होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है ना, और चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रोसीजर देखते हैं, जिसमें पहले रेड जाइंट बनता है फिर व्हाइट डॉर्फ बनता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर तारों के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो चलिए समझा जाए इसको कि तारों के अंदर क्या होता है। तो होता क्या है दोस्तों, कि जो तारे हैं उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे कि ये कोई एक तारा है तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन किसमें चेंज होता रहता है, हीलियम में। ठीक है ना, और जिससे क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी लगातार डेसिपेट होती रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि होता क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी हीलियम बनती है, ठीक है ना, वो तारे के कोर में बनती है। ठीक है, यहाँ पे हीलियम क्या होती जाती है, इकट्ठा होती जाती है धीरे 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 धीरे। ठीक है ना, और तारे का सारा हाइड्रोजन जो इधर से यहाँ से होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो जब तारे में लगभग 50% से ज़्यादा हीलियम बन चुकी होती है, ठीक है, और उससे अधिक लगातार रिएक्शन के चलते हीलियम बन रही होती है, तो होता क्या है कि तारे के सेंटर में पूरी तरह से हीलियम गैस इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाहरी भागों पे क्या होता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद होती है। तो जो रिएक्शन पहले यहाँ हो रहा था, ठीक है, वो रिएक्शन अब यहाँ होने लगता है। ठीक है ना, मतलब रिएक्शन की सर्किल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इससे होता क्या है दोस्तों, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई तारा बनता है, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कोई तारा बन जाता है
तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल के चलते तारे का जितना भी मटेरियल होता है वो अंदर की तरफ खींचा चला आता है। और अगर ऐसा होता रहा तो पूरा का पूरा तारा न्यूक्लियस में एंटर करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको रोकता कौन है? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं लगातार, वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, जिसके चलते तारे कोलैप्स नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे फ्यूल हमारी यानी कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म होता है और न्यूक्लियस में यहाँ पे हीलियम इकट्ठा होती जाती है। कौन सी गैस? हीलियम, जो कि हाइड्रोजन के फ्यूजन से बनती है। और हाइड्रोजन अब थोड़ा सा पेरीमीटर पे चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, अब पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ इस पूरे सर्किल पे होती है। अब इससे क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो न्यूक्लियर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, वो क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आने की वजह से पूरा का पूरा ये जो सर्किल है, जो तारों का बाह्य मंडल है, वो उसका आकार भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? और उससे फिर फ्रेंड्स होता क्या है कि चूंकि अब हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम हो चुकी होती है। ठीक है? और इस कम होने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है वो भी कम होती है। तो इससे होता है कि जो इसके सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, ये जो तारा जो बहुत ही बड़ा आकार ले लिया होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। और बाहर से हमको तारा कैसा दिखने लगता है? रेड कलर का। ठीक है ना? और इसी बढ़े हुए आकार के रेड कलर के तारे को हम लोग क्या कहते हैं? रेड जाइंट। ठीक है ना? और इसमें क्या हो रहा होता है कि हाइड्रोजन जो है वो पेरीफेरी पे हीलियम में बदल रहा होता है, और हीलियम लगातार क्या होता है? अंदर की तरफ कंसंट्रेट होता जाता है। ठीक है ना? और तारे की साइज लगातार क्या होती है? बढ़ रही होती है, जिसके चलते हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक रेड जाइंट है। और रेड कलर का ये इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी अब डिसिपेट हो रही थी, पहले जो एनर्जी निकल रही थी तारे से, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने वाली रेडिएशन रेड कलर की होती है। तो चूंकि अब सारे कलर्स, सारे रेडिएशन उसमें आ नहीं पाते, पहले की तरह अब एनर्जी रह नहीं गई है, तो हमें बाहर केवल क्या दिखाई देता है? मोस्ट ऑफ द टाइम रेड दिखाई देता है ये। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? रेड जाइंट। ठीक है दोस्तों, अब तो ये था मतलब पहला। अभी तारे के अंदर बहुत कुछ बाकी है। थोड़ा ऊपर हम जैसे समझाएं कि हुआ क्या है। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब रेड जाइंट जैसे ही बन गया, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना कि हीलियम प्रेजेंस इन द इनर कोर, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? आउटर कोर पे चला जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे हीलियम सेंटर में इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है, जैसे जैसे हीलियम यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा होता है, तो न्यूक्लियस का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ने की वजह से, जो कि रिएक्शन लगातार पेरीफेरी पे चल रहे होते हैं, जिससे चलते यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। और ये इस टेम्परेचर, इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हीलियम जो परमाणु है, अब वो आपस में क्या होने लगते हैं? सनलाइट होने लगते हैं। ठीक है ना? अब उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिससे क्या बनने लगता है? कार्बन बनने लगता है, जिससे कि फिर से एक एनॉर्मस, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी निकलती है, क्योंकि हीलियम और भारी है। तो उससे जो रिएक्शन होगा उससे और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास क्या होता है? मास की क्षति होती है। तो बहुत, जब भारी एलिमेंट्स आपस में संलयित होंगे तो मास की भी क्षति ज़्यादा होगी, तो एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा निकलेगी इससे। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आउटर सरफेस है स्टार का, उसमें क्या आता है? एक स्प्लैश, एक बिखराव टाइप का आता है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि ये जो बाहर का जो मंडल है वो पूरी तरह से तारे की तारे से क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है ना? और केवल बीच का ये भाग बचता है।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम स्प्लैश। ठीक है ना, हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम स्प्लैश। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हीलियम फ्लैश। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम फ्लैश, यानी कि हीलियम के सनलाइट होने से जो एनर्जी निकलती है, जिसके चलते ये रेड जायंट जो फूल के गुब्बारे की तरह फूल के बहुत ही आकार में बड़ा हो चुका होता है। यानी दोस्तों ये इतना बड़ा होता है कि हमारे सन का लगभग हजारों गुना बड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि हमारा सन भी एक दिन रेड जाइंट में बदलने वाला है। ठीक है ना। तो उसके बाद हीलियम फ्लैश होती है, उसमें हीलियम जब आपस में फ्यूज करते हैं तो और एनर्जी निकलती है, जिससे कि बाहर का जो परत है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है। ठीक है। तो बीच का केवल भाग बचता है। ठीक है ना, और बीच का भाग बचता है और उसमें क्या होता है, क्योंकि हीलियम आपस में जब रिएक्शन फ्यूजन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉरी, हीलियम, तो क्या बनाते हैं, कार्बन। ठीक है। तो अब क्या होता है, अंदर का एक छोटा सा भाग बचता है जिसमें कार्बन की मात्रा अब इकट्ठी होती है। ठीक है ना, और हीलियम कहाँ चला जाता है, इसके पेरीफेरी पे। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब दोस्तों होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो हमारा जो प्रेशर है, जो कि अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, वो और इसको अंदर क्यों नहीं लेके जा पाता और इसको छोटा क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो फिर से बढ़ गया है। ठीक है ना, बट कार्बन को फ्यूज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके चलते कार्बन कार्बन आपस में फ्यूज़न नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल पुल जो अंदर की तरफ लग रहा होता है, उसको कौन बैलेंस करता है, तो उसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, टर्म होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डी डीजेनरेसी प्रेशर। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना। होता क्या है दोस्तों कि न्यूक्लियस में जैसे जैसे कार्बन बनता जाता है, न्यूक्लियस का आकार बहुत ही छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, इतना छोटा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ये सारे के सारे रिएक्शन चले जाते हैं। ठीक है। अब पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और स्टेबल होने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट स्टेज, लास्ट लास्ट ऑर्बिट में, जो कि सबसे कम एनर्जी वाला होता है, उसमें रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए कि अलग अलग सेल्स हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि अपने मिनिमम स्टेट में रहे। ठीक है। अब होता क्या है कि ये न्यूक्लियस में एटम्स एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि जितने भी लो एनर्जी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। अब फर्दर ये और पास आने की कोशिश जैसे ही करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को और लोअर स्टेट में आना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा लोअर स्टेट खाली है नहीं। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये जो अब जो कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आने की कोशिश करता है, तो जो लो स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ इस पे क्या लगाते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, रेजिस्ट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। जिसके चलते ये जो व्हाइट डॉर्फ रेड जाइंट के बाद जो ये बचा हुआ हिस्सा है छोटा सा, जो सिकुड़ के और छोटा हो गया होता है, वो अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं कर पाता है। ठीक है, और चूंकि अब इसमें कार्बन भर चुका है पूरी तरह से, तो अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन भी नहीं होती है। बट दोस्तों ये अभी भी बहुत ही गर्म होता है। ठीक है ना, और इतना ज़्यादा ये हॉट होता है कि ये वाइट कलर का चमकता रहता है। ठीक है ना, और आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया होता है। ठीक, जिसके चलते हम लोग इसको क्या कहते हैं कि वाइट डॉर्फ। ठीक है ना, हमारे
मैक्सिमम तारे जो होते हैं वो लगभग 97% तारे का डेथ होता है ऐसे ही, ठीक है ना, वो अंततः व्हाइट डॉर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आसमान में जित जो सबसे जो चमकते हुए तारे दिखते हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो व्हाइट डॉर्फ्स हैं, ठीक है ना। हर तारे तो नहीं होंगे बट मैक्सिमम उसमें से तारे क्या होते हैं, व्हाइट डॉर्फ होते हैं, जो बहुत ही तेजी से चमक रहे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर 97%, ये क्या होते हैं, ऐसे ही तारों का अंत होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अंत में क्या होता है, ये तारा धीरे 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 और ठंडा होता है, जिससे कि जो इसका चमकना होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ठंडा होके एक ब्लैक प्लैनेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना, पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, ठीक। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में तारे ऐसे ही डाई होते हैं, ऐसे ही मरते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा केस, ठीक है, मतलब ऐसा केस जिसमें तारों का जो भार है वो सोलर मास 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य के मास का एक बटा, सॉरी एक बटा नहीं, 1.44 गुना, सूर्य के मास को सोलर मास कहते हैं, ठीक है ना। और 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो इस चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा जो मास वाले तारे होते हैं उन उनमें क्या प्रोसेस फॉलो होती है जब उनकी डेथ होती है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कि न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है पहले, फिर क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते सारा का सारा हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में, ठीक है। फिर हीलियम भी रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, कार्बन में बदल जाता है। दोस्तों अब यहाँ से क्या था कि व्हाइट डॉर्फ में यहाँ पे रिएक्शंस रुक जाते हैं, बट जो तारे बहुत ही भारी होते हैं, ठीक है ना, उनकी मास इतना ज़्यादा होती है कि ये जो इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के भी न्यूक्लियस है वो भी आपस में क्या करने लगते हैं, फ्यूज करने लगते हैं। और मास ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे हीलियम का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो रिएक्शन भी पहले से ज़्यादा होगी, तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा पिछली अपेक्षा, जिसके चलते क्या होता है कि कार्बन भी फ्यूज होने लगता है। और ये फ्यूजन रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि सारा का सारा कार्बन किस में ना आ जाए, आयरन में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब पूरी तरह से न्यूक्लियस आयरन से भर जाता है, यहाँ पे हो जाता है कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हीलियम। फिर क्या होता है दोस्तों, चूंकि इस तारे का मास इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे भी रिएक्शन रुकती नहीं है, और आयरन के भी एटम्स क्या होने लगते हैं, आपस में फ्यूज होने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस इतना छोटा हो जाता है कि आयरन के न्यूक्लियस ही आपस में क्या होने लगते हैं, एक दूसरे में मैच करने लगते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, और पूरा का पूरा जो तारा होता है वो विस्फोट होके गैसियस क्लस्टर में पूरी तरह से क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है ना। और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में ही ब्रह्मांड के बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि इसमें क्या ये कैसे बना होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से, इसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन भी है, ठीक है। कार्बन के बाद आयरन तक के सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और उसके बाद भी फिर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके बाद इसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है, वो तारा इस प्रोसेस के थ्रू
डेथ होता है उसकी, ठीक है ना। उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो बाहर के मटेरियल होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, ब्रह्मांड में गैसियस फॉर्म में बिखर जाते हैं। और बीच में उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही डेंस, बहुत ही भारी, ठीक है ना, एक बहुत ही भारी न्यूक्लियाई क्या होती है, बच जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इस ये न्यूक्लियाई इतनी डेंस होती है, इतनी डेंस होती है कि कभी कभी यही न्यूक्लियाई किस में चेंज हो जाती है, ब्लैक होल में। क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये न्यूक्लियाई लाइट को भी अपने से पास होने नहीं देती है, ठीक है ना। और जब लाइट किसी चीज़ से पास नहीं होगी तो वो कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक। इसलिए ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है कि तारे दो तरह से बिहेव करते हैं। एक, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ठीक है, या तो वो ब्लैक होल में बदल जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही घटनाएं एक रेयर केस होती है, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत ही कम तारों में होता है। मैक्सिमम तारे क्या होते हैं, व्हाइट डॉर्फ के रूप में एंड करते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल को, ठीक है ना। ब्लैक होल तभी बनता है जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और न्यूक्लियस, जो बचा हुआ न्यूक्लियस है वो इतना डेंस है कि वहां से लाइट भी पास नहीं कर सकती है, तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। बट इसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन और व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक होल के बीच में आते हैं क्या, न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि जिसके में न्यू जिसके न्यूक्लियस में केवल और केवल क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स बचे होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन्स कैसे बनते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतने पास पास एटम्स इसमें आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के चलते, कि वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर रहता है, वो क्या करता है कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनसे रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होने के चलते इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के काफ़ी पास आ जाते हैं, ठीक है ना, एटम के अंदर, जिसके चलते न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में रिएक्शन होती है और बनता क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसमें भी फिर एनर्जी निकलेगी और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन से भर जाता है। एक बार पूरे पूरे न्यूट्रॉन बन गए तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। बट स्टिल ये तारा क्या होता है, ये जो तारे का जो अवशेष है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे रिएक्शंस हो रही हैं, एटॉमिक लेवल पे रिएक्शन हो रही हैं, तो इतना हॉट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है ना। और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर इसको एक चम्मच में भी रख दिया जाए, ठीक है ना, तो इसकी डेंसिटी हमारे सूर्य की जो डेंसिटी है, जो वेट है, उससे हजारों गुना ज़्यादा होगी। तो न्यूट्रॉन स्टार हमारे ब्रह्मांड में चमकते हुए ऐसे पिंड हैं जो सबसे ज़्यादा डेंस है, जैसे कि मैंने लिखा है डेंसेस्ट शाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये होते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इनको न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रॉन हुआ होता है। तो दोस्तों ऐसे हमारे तारों का अंत होता है, दो तरीके होते हैं, वाइट डॉर्फ, मैक्सिमम 97% ऑफ द केस वाइट डॉर्फ बनते हैं। इसमें तारा पहले रेड जाइंट बनता है, फिर रेड जाइंट के बाद हीलियम स्प्रेस होता है और फिर वो तारे किस में बदल जाते हैं, वाइट डॉर्फ में। दूसरा केस जिसमें तारों का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना ज़्यादा हो, जिसको 1.4 को ही 44 को ही क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इससे ज़्यादा होता है तो वो तारे कैसे डेथ होते हैं, तो उनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। उसके बाद या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या फिर ब्लैक होल बनते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी किसी तारे की मरने की, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करके तुरंत मुझे बताइए, अगले वीडियो में मैं और चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग पिछली वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। पहला कि ब्रह्मांड का मैक्सिमम हिस्सा ब्लैक क्यों होता है,
उसका आंसर मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम हिस्सा ब्लैक इसलिए होता है कि मैक्सिमम हिस्से ब्रह्मांड हमारा इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, कि उसके अधिकांश पार्ट में किसी भी तारे की लाइट पहुंच नहीं पाती है, ठीक है ना। और लाइट की एब्सेंस जहाँ भी होती है वो पूरा हिस्सा क्या दिखता है, ब्लैक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि नासा ने अभी अभी हबल टेलीस्कोप को किससे रिप्लेस किया है, ये वाला था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये आपके दो आंसर्स थे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे।